शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। आज मैप के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख नदियों को। मतलब कि मैप में हम अपवाह तंत्र को कवर करने वाले हैं। अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म हैं उनको समझेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण नदियां हैं भारत की, उन सभी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। अपवाह तंत्र, अपवाह का क्या मतलब होता है? जल का प्रवाह होना निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, चाहे वो नहर हैं, नदियां हैं, इनके माध्यम से जब जल का प्रवाह होता है, जल का बहना होता है, तो उसको हम अपवाह बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी नदियों का जाल भारत में बिछा हुआ है। इस जाल को ही हम कहते हैं अपवाह तंत्र। हम देख रहे हैं कि कई सारी दिशाओं से छोटी छोटी नदियां आती हैं और आपस में एक बड़ी नदी के साथ में मिलती हैं, ठीक है, और एक मुख्य नदी का निर्माण करते हैं। जैसे कि यदि हम गंगा नदी की ही बात कर लें, ये रही गंगा नदी। इसकी कई सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जैसे कि बेतवा नदी, चंबल नदी, यमुना नदी। इधर से आप जाओगे तो शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये सब मिलकर के एक मुख्य नदी का निर्माण कर रही हैं, गंगा नदी का। तो यहाँ पर हम समझे हैं कि कैसे करके मुख्य नदी का निर्माण होता है। और सबसे लास्ट में ये अपने पानी को कहाँ खाली करती हैं? या तो कोई झील में करेंगी, या वो समुद्र में जाएंगी, या फिर महासागर में अपने पानी को खाली करती हैं। एक नदी तंत्र के द्वारा, अब हम बात कर रहे हैं नदी सिस्टम, जैसे कि गंगा नदी सिस्टम की यदि हम बात करें, जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित हो रहा है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब पार्टिकुलर इस एरिया का जो पानी का प्रवाह हो रहा है, तो इसको हम पूरे एरिया को क्या कहेंगे? अपवाह द्रोणी कहेंगे। अपवाह द्रोणी का मतलब ये है उस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जहाँ का पानी यहाँ से वहाँ जा रहा है। देखिए, कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे कि कोई पर्वत हो सकता है, ऊंची भूमि हो सकती है, दो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। एग्जाम्पल के तौर पर इधर हम देख सकते हैं, ये यहाँ से समझिए आप इसको। एक है धारा बी और दूसरी है धारा आ। मतलब एक नदी सिस्टम यहाँ पर है और दूसरी नदी सिस्टम ये है, और यहाँ पर कोई हाइटेड पर्वत आ गया है या फिर ऊंचा स्थान आ गया है, तो इस स्थान को हम कहते हैं जल विभाजक। तो जल विभाजक भी हमें याद रखना, जल विभाजक मतलब जल का विभाजन करने वाला। नदी सिस्टम में बहुत सारी अवस्थाएं हमको देखने की मिलती हैं, जैसे कि नदी का सोर्स कहाँ है, ऊपरी हिस्सा हम किसे बोलेंगे, मध्य भाग कौन सा है, और गोखुर झील तथा निचला भाग। मतलब नदी का जब से यहाँ से जन्म हुआ है, इसको एक हिस्से को हम बांट दिए हैं ऊपरी भाग में। फिर मध्य भाग में हम देखते हैं विसर्पों का निर्माण होता है, और सबसे लास्ट वाला जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर नदी डेल्टा बनाती है, गोखिर झील बनाती है, और बीच वाले हिस्से में विसर्प मतलब ये जो आप टेढ़ी मेढ़ी आकृति देख रहे हैं ना, इसको यहाँ पर विसर्प कहा गया है। और कुछ हिस्सा ऐसा भी रहता है निचले वाला हिस्सा, कि क्या होता है, नदी की जब स्पीड कम होती है, स्पीड कम होने से आप ये देखोगे, ये जो वाला जो शेप है ना, ये शेप पूरा वो कर नहीं पाती है। ये हिस्सा कट कट के यहाँ पर क्या है, रेत मिट्टी भरते जाती, और ये हिस्सा एकदम अलग होता आता है और एक झील का निर्माण कर लेता है। सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि नदी की स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है, और वो एकदम छोटी छोटी वितरिकाओं में, एकदम छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है, और बीच बीच में हमें कुछ कुछ हिस्सा भूमि का दिखाई देता है, वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जिनका यूज़ बार बार किया जाता है, जैसे कि जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र, कहाँ से जल को ग्रहण किया जा रहा है, जिस क्षेत्र से भी जल को ग्रहण किया जा रहा है वो पूरा एरिया कैचमेंट एरिया कहलाता है, जल ग्रहण क्षेत्र। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है।
तो एक नदी है, उसकी सहायक नदियाँ भी हो सकती हैं, सहायक नदियाँ होती हैं ना, तो इन सहायक नदियों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, उसको एक अपवाह द्रोणी बोलते हैं। वो पार्टिकुलर जिस एरिया में ये नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं, इन सब को मिलाकर हम बोलते हैं अपवाह द्रोणी। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को हम जल विभाजक या फिर जल संभर क्षेत्र कहते हैं, वाटर शेड कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं हम पीआईबी की प्रमुख न्यूज़ों को। तो पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2020। ऑस्ट्रा हिंद 22, इसमें भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी भारत पहुंची है। ऑस्ट्रा हिंद 22 बायलैटरल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज भारत की सेना और ऑस्ट्रेलिया की सेना की टुकड़ियों के बीच में 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, कहाँ पर पड़ता है ये, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पड़ता है राजस्थान में। इसका आयोजन यहाँ पर होगा। ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का ये पहले नंबर का अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंग और सेवा की टुकड़ी हिस्सा लेने वाली हैं, सेवा की टुकड़ी हिस्सा लेने वाली। ऑस्ट्रेलिया की सेना में 2nd डिवीज़न की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अभ्यास स्थल पर पहुंच चुके हैं। भारत की तरफ से लीडरशिप कर रहे हैं डोगरा रेजिमेंट के सैनिक। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास प्रत्येक वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास ये पहला अभ्यास है। 27 नवंबर से ही इसकी शुरुआत, मतलब 28 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है, पहला अभ्यास, और इसका आयोजन हर साल किया जाएगा। इसके अंतर्गत में हमारे जो सैनिक संबंध हैं उसमें सकारात्मकता बढ़ाना, एक दूसरे की बेहतरीन सैनिक कार्यप्रणाली को अपनाना है। इसका लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रतिबद्धता के साथ अर्ध मरुस्थलीय देशों में शांति अभियानों को चलाने के लिए एक साथ कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ में दोनों सेनाओं को शत्रुओं के खतरे को बेअसर करने के उद्देश्य से कंपनी और प्लाटून लेवल पर, ठीक है, कैसे करके युद्ध संचालन करना है, क्या रणनीति रहेगी, क्या टेक्निक रहेगी, एक दूसरे से साझा करेंगे और दोनों देश आपस में इसमें सक्षम बनने वाले हैं। इसमें बताया जा रहा है कि बटालियन लेवल पर जो आकस्मिक यदि कोई दुर्घटना हो रहा है उसका कैसे प्रबंधन करना है, दुर्घटना से कैसे हमें उबरना है, खाना का नियोजन कैसे करना है, खाना पानी की व्यवस्था कैसे करना है, ये सारी एक्सरसाइज यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद पहली खबर हम देखेंगे द हिंदू की G20 की प्रेसिडेंसी से संबंधित। G20 की नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता भारत करने वाला है, तो इसका कितना महत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उल्लेख किया है। G20 की मीटिंग जो है सालाना आयोजित की जाती है। इसमें लीडर्स शामिल होते हैं कंट्रीज़ के विथ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़। देश की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो ज़्यादातर देश G20 में शामिल हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे के दिन कहा है कि जो G20 प्रेसिडेंसी है, यदि हम इसकी अध्यक्षता को एज्यूम करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है इंडिया के लिए, एंड दैट द कंट्री मस्ट यूटिलाइज इट बाय फोकसिंग ऑन ग्लोबल गुड। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा, हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ग्लोबली जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, उसका हमें फ़ायदा उठाना है इस अध्यक्षता के माध्यम से। G20 जो ग्रुप होता है 85% विश्व की जितनी भी GDP हो रही है उसका 85% हिस्सा इन देशों के पास में है, G20 वाले ग्रुप के पास में। इसके अलावा विश्व की जितनी भी जनसंख्या रह रही है उस जनसंख्या का 2/3, 2/3 हिस्सा इन देशों में निवास करता है। इसीलिए ये ग्रुप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इकोनॉमी के हिसाब से यदि हम देखें तो G20 का जो समिट है इसको फॉर्मली हम कहते हैं समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। समिट को हम किस नाम से जानते हैं?
समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। G20 के इतिहास को उठा करके यदि हम देखें तो G20 का इतिहास काफ़ी पुराना है। पुराना इस मामले में है कि मेनली इसको बनाया गया था कैसे भी करके हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उद्योग धंधे जो ठप्प पड़ गए हैं उनको ऊपर उठाना है। 1997-98 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस टाइम में ये स्वीकार किया गया था कि पार्टिसिपेशन ऑफ मेजर इमर्जिंग मार्केट कंट्री इज़ नीडेड। देश की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में, तब जाकर के हम इस संकट से उभर सकते हैं। एंड G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स एग्री टू एस्टेब्लिश G20। उस टाइम में शुरू में G7 7 देश की बैठक हुई थी। 7 देशों की बैठक के बाद इन्होंने ये ध्यान में लगाया कि नहीं, हमें अपने ग्रुप को बढ़ाने की ज़रूरत है। हम इस्टेब्लिश करेंगे G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग इन 1999। 1999 में हम इसकी मीटिंग रखने वाली हैं। प्रेसिडेंसी की यदि हम बात करें, अध्यक्षता, इसका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, इसीलिए हर साल दिसंबर के महीने में ए G20 कंट्री फ्रॉम रोटेटिंग रीजन टेक्स ऑन द प्रेसिडेंसी। रोटेटिंग बेस पे, जैसे कि आज इंडिया को मिल गया है, अगली बार किसी और को मिल जाएगा। दिसंबर के महीने में इसकी हर साल बैठक होती है। तो अब ये जो कंट्री रहेगी जहाँ पर बैठक होने वाली है, ये रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट समिट एज वेल एज स्मॉलर मीटिंग्स फॉर द कमिंग ईयर्स। तो काफ़ी सारी जिम्मेदारी आ जाएगी भारत के ऊपर में। इसके साथ साथ में दे कैन आल्सो चूज टू इनवाइट नॉन मेंबर कंट्रीज अलोंग एज गेस्ट। आप क्या काम कर सकते हैं, जो मेंबर कंट्री नहीं है इस सदस्य के, उनको भी आप बुला सकते हैं एज ए गेस्ट। पहली जो G20 मीटिंग थी उसका आयोजन बर्लिन 1999 में किया गया था। आफ्टर ए फाइनेंशियल क्राइसिस इन ईस्ट एशिया अफेक्टेड मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। उस टाइम में पूरे विश्व भर प्रभावित हुआ था इस फाइनेंशियल क्राइसिस से, इसीलिए 1999 में G20 की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। वहीं अब यदि हम बात कर लें फुल मेंबरशिप वाले कौन कौन से देश हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन। 20 देश इसके हो गए, मतलब 19 कंट्री हैं और एक इसमें ग्रुप शामिल है, संगठन शामिल है यूरोपियन यूनियन का। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं हर घर गंगा जल स्कीम संबंधित। नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है हर घर गंगा जल स्कीम राजगीर से इसकी शुरुआत हुई है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने संडे के दिन लॉन्च की है एक एम्बिशियस, ठीक है, एम्बिशियस वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। हर घर गंगा जल स्कीम अंडर विच पाइप्ड गंगा वाटर, इसके अंतर्गत गंगा नदी का जो पानी है पाइप के माध्यम से सप्लाई किया जाएगा एवरी हाउस होल्ड एट राजगीर इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो घरों को गंगा का पानी अवेलेबल कराया जा रहा है पाइप के माध्यम से। शुरुआत हुई है राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। पहले फेज में 4000 करोड़ रुपए की स्कीम, ठीक है, तो 4000 करोड़ रुपए की ये स्कीम है, इसका पहला फेज अंडर द गवर्नमेंट्स जल जीवन और हरियाली मिशन। जल जीवन और हरियाली मिशन के अंतर्गत 2 डिस्ट्रिक्ट नालंदा और गया कवर किए जाएंगे गंगा वाटर की सप्लाई के लिए। जब इसका सेकंड फेज चालू होगा तो गंगा का जो पानी है ये पहुंच जाएगा कहाँ, एडजॉइनिंग नवादा डिस्ट्रिक्ट 2, इससे लगा हुआ जो नवादा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी ये पानी पहुँचाया जाएगा। तो लगभग 7.5 लाख घरों को नालंदा और गया, इसके साथ साथ में टाउन ऑफ बोध गया विल स्टार्ट गेटिंग गंगा वाटर फ्रॉम 28 नवंबर। पानी की उपलब्धता चालू हो जाएगी कब से, 28 नवंबर से। ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, इट इज़ सेड टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू स्टोर, ट्रीट एंड सप्लाई
फ्लड वाटर्स ऑफ गंगा। ये पूरे भारत भर में पहली बार हो रहा है, जबकि जो फ्लड वाटर है गंगा का उसको स्टोर किया जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और सप्लाई किया जा रहा है नालंदा, गया और नवादा डिस्ट्रिक्ट को। Ganga water which now has reached your household will not only be used for drinking but also for bathing, cooking, everything। ठीक है, खाना बनाने, नहाने और ड्रिंकिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। द ग्राउंड वाटर लेवल 2 विल बी मेंटेन थ्रू दिस। इसके साथ साथ में हम ग्राउंड वाटर को मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूमिगत जल का दोहन होने लगा। The temples of the district and newly opened Nalanda International University too will be getting the Ganga water under the scheme। इसके अंतर्गत जो मंदिर हैं, साथ ही साथ अभी हाल ही में जो नई ओपन की गई है नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यहाँ भी इस पानी की सप्लाई की जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि देश का जो भावी प्रधानमंत्री है इसकी गूंज सुनाई दे रही है, मतलब the country's future prime minister by the gathered audience mostly जनता दल यूनाइटेड वर्कर्स। नीतीश कुमार को आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में देखा जा रहा है जनता दल के द्वारा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नीति आयोग से संबंधित। ठीक है, नीति आयोग योजना आयोग की जगह बनाया गया एक संस्था है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। पुराने योजना आयोग की कुछ समस्याएं थी, जैसे कि राज्य सरकारों की ये डिमांड थी कि केंद्र सरकार प्लानिंग खुद से करती है। केंद्र सरकार क्या काम करती है, जब भी कोई योजना का निर्माण करती है तो उस टाइम में राज्य सरकारों से नहीं पूछती है। केंद्र सरकार को ये नहीं पता है कि एक ही प्रकार की योजना सब राज्यों में लागू होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कुछ आगे बढ़ गए हैं, कोई पिछड़ रहे हैं। तो इसलिए जब भी योजना बनाया जाए तो उसमें राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और उस टाइम में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उस टाइम में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए हमारा जो संविधान है, संविधान कहता है, फेडरल सिस्टम है हमारा संविधान। फेडरल सिस्टम मतलब कि यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के देश चला रही हैं। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जब योजना बनाए जाए तो राज्य सरकार को बैठा लिए आप। इसके अलावा उस टाइम में योजना बना करके योजना आयोग क्या काम करता था, पैसा राज्यों को बांट देता था। आज के टाइम में सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो इसमें 2-3 पद होते हैं, जैसे कि अध्यक्ष इसमें प्रधानमंत्री रहेगा, एक होता है उपाध्यक्ष और एक होता है सीईओ। 3 पोस्ट इसमें बड़ी बड़ी होती हैं। नीति आयोग का इतिहास योजना आयोग से जुड़ा हुआ है। साल 2014 में भारत में सत्ता बदली, कांग्रेस के बाद बीजेपी आई, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कार्य चालू किया। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से देश के लिए एक नई संस्था नीति आयोग लाने की घोषणा करी थी। फिर मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। तो नीति आयोग की यदि हम संरचना की बात करें तो यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल, इसके अलावा कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य रहते हैं, पदेन सदस्य आते हैं, पूर्णकालिक सदस्य रहते हैं, अंशकालिक सदस्य हैं, नीति आयोग के सीईओ। तो केंद्र के सचिव लेवल का अधिकारी जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा वो इसका सीईओ बनता है। नीति आयोग क्या रहेगा, निश्चित कार्यकाल के लिए इसको नियुक्ति की जाती है। फिर होते हैं अंशकालिक सदस्य। अंशकालिक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, हमारे देश की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, शोध संस्थान हैं या फिर संबंधित संस्थानों से ज़्यादा 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य बारी के आधार पर इनको चूज़ किया जाता है। वहीं पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो इनकी संख्या 5 हो सकती है। पदेन सदस्य कौन है? भारत के नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में 4 केंद्रीय मंत्री काम करते हैं।
इनके ये चेंज होते रहते हैं, जैसे कि पुराना यदि डेटा उठा करके देखेंगे तो राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, पीयूष गोयल और राधा मोहन सिंह थे। इसके अलावा कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी रहते हैं। गवर्निंग काउंसिल सबसे मेन होता है, क्योंकि इसमें भारत के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल बैठते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर भी इसमें शामिल रहते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूनेस्को अवार्ड से संबंधित। यूनेस्को के द्वारा अवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा मुंबई म्यूज़ियम रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को। तो इसमें 100 साल पुराना छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसकी लोकेशन है मुंबई में, इसको मिल गया है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का यूनेस्को के द्वारा। इस साल का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ये मिला है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन की कैटेगरी में। ये म्यूज़ियम एक पार्ट हुआ करता था। द म्यूज़ियम इज़ ए पार्ट ऑफ विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बलेंस ऑफ मुंबईज वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी। मुंबई की वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी का क्या है, एक हिस्सा है ये। इसमें हमें देखने को मिलता है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इंसेम्बलेंस का। इसकी स्थापना की गई थी एज द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। इसकी स्थापना किस रूप में की गई थी, किस नाम में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के रूप में वेस्टर्न इंडिया में 1922 में। यूनेस्को बैंकॉक की तरफ से ये कहा गया है, इसके कंजर्वेशन का जो काम किया गया है उसने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है कि कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है हेरिटेज मोनूमेंट्स का। तो ये तो थी यूनेस्को अवार्ड से संबंधित। इसके अलावा एक और न्यूज़ आई है जिसको हम देख लेते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित। अभी हमने नीति आयोग के बारे में डिस्कस किया था। तो नीति आयोग की तरफ से वहाँ के जो वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, संडे के दिन एक्सप्रेस किया है, अपनी चिंताओं को जाहिर किया है ओवर द रिवाइवल ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। कई सारे जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो ज़्यादातर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर रहे हैं, लेकिन ये बात केंद्र सरकार को पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, वो चाहती है कि नहीं, हम अपना जेब से पैसा खर्च क्यों करें जब हम खुद वर्करों से ही यदि पैसा ले रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो फ्यूचर टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर बर्डन का काम करेगी ये स्कीम। व्हेन इंडिया नीडेड टू फोकस ऑन फिजिकल प्रूडेंस एंड प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ। उस टाइम में जब अपने घाटा को पूरा करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ हमें हासिल करना है, तो उस टाइम में फिर वो घाटा को पूरा कैसे किया जाएगा, टैक्स देने वाले लोग ही उसकी भरपाई करेंगे। पीटीआई की एक इंटरव्यू था जिसमें बेरी ने अंडरलाइन किया था द नीड फॉर इन्हेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुमन बेरी का कहना है कि राज्य सरकारों की यदि कमाई हो रही है टैक्स को, तो उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए। ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां से उनकी 2 पैसे की कमाई हो। एंड क्रिएटिंग ए स्पेस फॉर प्राइवेट सेक्टर थ्रू फिजिकल कंसोलिडेशन। ओल्ड पेंशन स्कीम की हम बात करें, विच द एंटायर पेंशन अमाउंट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत सरकार ही पूरा का पूरा पैसा आपको पेंशन के रूप में देती थी। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था एनडीए गवर्नमेंट ने 2003 में, और ये लागू हो गई थी 1 अप्रैल 2004 से। फिर सरकार लेकर के आई नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं 10% बेसिक सैलरी का टुवार्ड देयर पेंशन, वाइल द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 14% ऑफ द सेम।